हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की क्लासें आपको मिल रही हैं डेली, और हम क्लास 7th की बुक पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आज आपका तीसरा चैप्टर है। और ये चैप्टर आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके सीटेट के एग्जाम में भर भर के प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आपके। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें हम प्लेटों को पढ़ेंगे, ठीक है। स्थलमंडल की जो प्लेटें हैं तो इनके हम विभाजन को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे, ठीक है। ज्वालामुखी क्या होता है और इससे क्या हानियां होती हैं, ज्वालामुखी पर्वत क्या है। और भूकंप को पढ़ेंगे हम, ठीक है। भूकंप क्या होता है और भूकंप की कौन कौन सी तरंगे हैं। यानी इस चैप्टर से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को मैं आपको दिखा दूं, नदी के क्या कार्य हैं, हिमनद क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आप चैप्टर के लास्ट तक अवश्य बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको एनसीईआरटी की वीडियोज़ मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको सभी टॉपिक पर पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं, टॉपिक पर भी वीडियो मिल रही है। सीडीपी की बहुत सारी क्लासें आपको मिल चुकी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियोज अवश्य देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो जाए तो आपको एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, ये 2 चीज़ें आपका मतलब अवश्य करनी है। इन दोनों के बिना आपका सीटेट का एग्जाम पास होने में बहुत ज़्यादा आपको कठिनाई होगी। तो इन दोनों चीज़ों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और हमारे पास अभी अप्रैल और मई 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिर्फ रिवीजन होगा हमारा। तो चलो शुरुआत करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यह आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। ये आपका क्रियाकलाप है, ठीक है। इस क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाही पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ ये गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थिति पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। ये एक्टिविटी आप बच्चों को स्कूल में करके दिखा सकते हो। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी एडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यानी आपका जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, इनसे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। अब इन गतियों के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की गतियां और पृथ्वी की 2 गतियां हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ी है, अंतर्जनित और बहिर्जनित, ठीक है। अंतर्जनित बल के कारण कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें आपका आकस्मिक बल या पटल विरूपण बल। जैसे आकस्मिक में आपका भूकंप है, ज्वालामुखी है या भूस्खलन है, यानी ये आकस्मिक होते हैं, इनका पहले से कोई भी समय निर्धारण नहीं होता है। और पटल विरूपण ये पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। बहिर्जनक ये अपर्दन और निक्षेपण, यानी ये बाहरी होते हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे होते हैं, जैसे नदी और बहते जल से, पवन से, समुद्री तरंग और हिमनद, इन सब से पृथ्वी की सतह पर होते हैं। और ये अंदर से होते हैं, लेकिन आकर के जब ये बल कार्य करता है, ठीक है, ये सारे बल कहाँ कार्य करते हैं, ऊपर पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं। और ये अंतर्जनित होते हैं, लेकिन इनसे जो मतलब हानि होती है ये भी पृथ्वी की सतह पर ही होती है। अब बात करते हैं स्थलमंडलीय प्लेट। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। और हमने भूपर्पटी और क्रोड इन सब के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, आप उन्हें भी अवश्य देखें।
ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। अब बात करते हैं हम ज्वालामुखी की। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी यानी भूपर्पटी पर, ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पर्पटी ये ऊपर की हमारी होती है और हमने पिछले चैप्टर में इसे पढ़ लिया है। तो भूपर्पटी पर एक छिद्र होता है, ठीक है, और इस छिद्र से जब पिघला हुआ मैग्मा पदार्थ जो भी पृथ्वी के अंदर होता है और ये आंतरिक बल के कारण ये बाहर निकलता है, ठीक है, और जिसे छिद्र से ये निकलता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं और ये अचानक से ज्वालामुखी से पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वतों की। तो ज्वालामुखी कोई पर्वत नहीं होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ पृथ्वी पर की पर्पटी पर एक छिद्र होता है जिसमें से मैग्मा निकलता है और ये मैग्मा निकल निकल कर के जब ये मतलब पृथ्वी पर जमा हो जाता है तो ये एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। यानी ज्वालामुखी पर्वतों का इस तरीके से निर्माण होता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये पर्पटी है, ठीक है, ये पृथ्वी की पर्पटी है और ये छिद्र यहाँ से ही शुरू हुआ है, ठीक है, ये छिद्र यहाँ से ही शुरू हुआ है। लेकिन ये जब मैग्मा इस तरीके से यहाँ से ये मतलब इस पर जमा हो जाता है तो ये पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार स्थल मंडली प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका भूकंप केंद्र है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका भूकंप केंद्र है और इसे क्या कहते हैं? ये उद्गम केंद्र होता है, यानी यहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ये आपकी प्लेट सीमा है और ये आपका अधिकेंद्र है। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। भूकंपी तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगें अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें, एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए और इन्हीं तरंगों के आधार पर हम भूकंप का मतलब मापते हैं कि कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भूकंप की हम पहले से मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ना ही हम ज्वालामुखी की कर सकते हैं कि कब ज्वालामुखी फटेगा। और ज्वालामुखी आपके तीन प्रकार के होते हैं, आपके सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, सुप्त ज्वालामुखी होते हैं और एक मृत ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनसे मतलब प्रत्येक समय आपका मतलब मैग्मा बाहर निकलता रहता है बहुत बड़ी मात्रा में और आपके साथ। और आपके सुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं कि जो अभी सुप्त है ये, ठीक है, यानी अभी वो सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी उनमें उद्गार हो सकता है। और मृत ज्वालामुखी यानी इनके क्रेटर में क्या होता है? पानी भर जाता है। अब देखो मैं आपको ज्वालामुखी क्रेटर दिखा दूं चित्र में। ये आपका क्रेटर होता है, ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से मतलब ये छिद्र होता है और छिद्र यहाँ से ये इस तरीके से निकलना शुरू हो जाता है और इस तरीके से ये ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। फिर ये इसी छिद्र से जब ये निकलता है तो जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, ये आपका उद्गम केंद्र होता है जहाँ से मतलब ठीक है शुरू होता है ये, सॉरी, तो ये क्या है? ये क्रेटर होता है, ठीक है, और ये निकास बेंट यानी ये नली होती है और ये आपका जो जम जाता है ये, ठीक है, ये आपका राख या लावा होता है और ये पृथ्वी की परतें हैं, ये मेंटल है, ठीक है, ये आपकी पर्पटी है। तो मतलब आपका ये जो क्रेटर से जब ये मैग्मा चारों तरफ निकलता है और मृत ज्वालामुखी जो आपके होते हैं तो मृत ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी भर जाता है और इनकी भविष्य में भी कभी भी इनमें उद्गार होने की संभावना नहीं रहती है। तो आपके ये तीन प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। यानी ये कुछ मतलब
संभावनाएं अनुमान लगाए जा सकते हैं कि इससे हमें ऐसा लगता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, यानी ये कुछ भी जब हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसा होने वाला है, भूकंप आने वाला होता है, सुनामी आने वाली होती है, तो जो जीव जंतु होते हैं उनको पता चल जाता है सुनामी आने से पहले। ठीक है, तो सुनामी आने से पहले वहाँ की जो जनजातियाँ थी उन्होंने वो जंगल मतलब वो स्थान खाली कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने जीव जंतुओं से ये पता लगा लिया था कि यहाँ मतलब कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है, तो उन्होंने वो इलाके खाली कर दिए थे और वो बिल्कुल सुरक्षित बच गए थे। अब बात करते हैं भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था और इसमें सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे प्रभावित हुए थे, क्योंकि 26 जनवरी का दिन था तो ज्यादातर बच्चे स्कूलों में ही थे। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका थी और शहर में आग भी लग गई थी, क्योंकि चारकोल एवं अंगारों के पलटने से बहुत से स्थानों पर आग भी लग गई थी। और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी ने की थी और भुज में निराशाजनक राहत रही थी। ठीक है, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक हो गए थे। मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील भी की थी मतलब सहायता के लिए। और भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई थी। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है और प्रश्न आपका यहाँ से बनता भी है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। अब आप कल्पना करें कि भुज में कितना आया था, 6.9। जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप से बचाव की तैयारी। तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। ठीक है, आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, यानी आपदा का सामना आपको किस तरीके से करना है? पूर्ण विश्वास के साथ करना है। अब है हमारा मुख्य स्थलाकृतियां। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लंबा है, बड़ा है, लेकिन आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है तो धैर्य के साथ एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी अपक्षय एवं अपर्दन और इन सबसे क्या होता है कि बहुत सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। क्या आप जानते हैं? इसे हम पहले देखते हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। अब पढ़ते हैं हम नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कठोर शैल है, फिर ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। ठीक है, ये इस तरीके से ये काट दिए जाते हैं और ये जलप्रपात का निर्माण होता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे, बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां
और ये क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो ये आपके विसर्प कहलाते हैं, ये आपके तटबंध हैं और ये आपके चाप झील। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जैसे कि ये आपकी दिखाई गई है चित्र में, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तट तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यानी जब ये पर्वतों से निकलती है नदियां तो पूर्ण प्रभाव में होती हैं, लेकिन ये जब मतलब समुद्र तक पहुंचती हैं तो इनका प्रभाव धीरा हो जाता है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ये आप डेल्टा देख पा रहे होंगे, ठीक है। यानी नदी कई भागों में बट जाती है, जैसे ये इस तरीके से आती है और इस तरीके से ये कई भागों में बट जाती है, और ये जो बीच का ये जो भाग होता है इसे हम डेल्टा कहते हैं। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भ्रव कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये समुद्री गुफा है, ठीक है, और ये तटीय मेहराब है और ये स्टैक है। यानी सिर्फ मात्र एक दीवार बचती है, जैसे एक पर्वत है और ये अंदर से, ठीक है, ये समुद्री तरंगें यानी समुद्र की जल की बार बार जल से, तो ये क्या हो जाता है, ये इसमें से मतलब बिल्कुल इसको काट देती है और जल अंदर से निकलने लगता है, तो इनको गुफा भी कहते हैं। लेकिन ये क्या है कि कभी कभी पूरे इसको काट देती है, तो फिर ये बिल्कुल आपका स्टैक बन जाता है, मात्र एक दीवार खड़ी रह जाती है। अगला है आपका हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। निक्षेप का क्या अर्थ होता है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप चित्रों से चीजें हमें अच्छे से समझ में आती हैं। अब है आपका पवन के कार्य। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आपको डेली मतलब कोई भी चैप्टर अधूरा न रहे, आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर करा दिया जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप धैर्य के साथ अवश्य पढ़ें। मैं इतनी लंबी वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, तो आप इसे अवश्य देखें, ठीक है, क्योंकि आपको तो एग्जाम भी पास करना है। अब बात करते हैं पवन के कार्य। देखो, जो भी चीज़ें हम कहीं से नोट्स से पढ़ लेते हैं या फिर वन लाइनर से पढ़ ले, कहीं से भी पढ़ ले, लेकिन जो चीज़ें हमारी किताब पढ़ने से हमारे दिमाग में अंकित होती हैं वो अन्य यंत्र से नहीं होती हैं। और एनसीईआरटी की बुक है आपकी, ये बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है, ठीक है। तो जब छोटे बच्चे इसे समझ सकते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में ये बहुत अच्छे से अंकित हो जाती हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। एक त्रुटि आप बच्चों से करवा सकते हो। रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य कारण प्रमुख कारण है। यानी रेगिस्तान में जो पवन है, हवा है,
यही प्रमुख कारण है किसका, अपर्दन का और निक्षेपण का। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ये आप बालू के टिब्बे देख सकते हैं। और ये आपका अभ्यास कार्य है, ठीक है। प्लेटें क्यों घूमती हैं, तो इसका क्या कारण है, बहिर्जनक एवं अंतर्जनित बल क्या है, अपर्दन क्या है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या है, समुद्री पुनन का निर्माण कैसे होता है, चाप झील क्या है। ये सारे प्रश्न आप अपने अवश्य सॉल्व किया करें। इनमें से समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, शैल, किनारा, समुद्री गुफा, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके, और आपको एनसीईआरटी कम से कम 2 बार अवश्य पढ़नी है, ठीक है। ये कुछ इस कलाकृतियां हैं, ये बच्चों से भी एक्टिविटी आप करवा सकते हो, और आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपके चैप्टर के ठीक है बाद में हमने कितना सीखा, और मतलब ये जो दिया होता है कि आपको इससे बच्चों को करवाना है या नहीं करवाना है, तो इसे अवश्य करवाना है। और अगला चैप्टर है आपका वायु, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप बोल सकते हैं। थैंक यू।